हाय फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार नेट एजुकेशन के इस चैनल पे आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूँ। सीटेट और टेट के अंतर्गत हमने भाषा 1 में हिंदी और उसके शिक्षण शास्त्र को स्पष्ट किया था, जिसमें हिंदी के व्याकरण के कुछ भाग जैसे कि संधि और लिंग का निर्धारण यह स्पष्ट रूप से नहीं हो सका था या इसे हमने नहीं किया था। तो ये क्लास जो है हमारा स्पेशली हिंदी और लिंग के निर्धारण के संधि और लिंग के निर्धारण के लिए है। तो संधि के संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के रूप में होता है। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं, जो दीर्घ, वृद्धि, गुण, यन आदि संधि के नाम से जाना जाता है। और ये व्यंजन संधि जो है यह एक प्रकार का ऐसा संधि है जिस किसी संधि विच्छेद में आपको हलंत के रूप में कुछ संधि दिखा तो वो समझ जाइए कि वो व्यंजन संधि है। विसर्ग के रूप में जब भी कभी संधि के स्वरूप दिखता है तो वह कहीं न कहीं विसर्ग संधि होता है। अगर इतना ही आप याद रखते हैं कि विसर्ग के रूप में जो होगा वो विसर्ग संधि होगा और हलंत के रूप में जो होगा वो व्यंजन संधि होगा, तो ये दोनों स्पष्ट हो जाती है। थर्ड है हमारा ये स्वर संधि, जो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। इसे हम देखते हैं, इसमें से भी कुछ समानताएं हैं, कुछ बातें, उसको हम देखते हैं। एट फर्स्ट स्वर संधि का जो फर्स्ट प्रकार है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो इस संधि में अधिकांश जो अ आ के बाद कुछ भी आता है, यानी कि अ आ आए या आ आए, हर्षई आए या दीर्घई आए, तो इसमें जो बड़ा है वो आ और दीर्घई, यही इसका मीनिंग निकलता है। अर्थात अ के बाद अ आवे या हर्षई दीर्घई आवे, हमेशा आ या दीर्घई होगा। एग्जाम्पल भी आप यहाँ देख सकते हैं, ये है कोणार्क, कोण प्लस अर्क। तो कोण में अ छुपा है, अर्क में भी अ छुपा है, ये आ हो गया, यही आ मिलके आपका यहाँ का कोणार्क बनता है। रवि, तो रवि प्लस इंद्र, तो रवि का हर्षई प्लस इंद्र का हर्षई इज इक्वल टू दीर्घई, जो इंद्र के नाम से यहाँ रविंद्र के नाम से जाना जा रहा है। नेक्स्ट है इसी बड़ा संधि अर्थात दीर्घ संधि में थोड़ी सी और वृद्धि हो गई। यहाँ अ आ हर्षई दीर्घई के बाद अब ए ओ आ गया, थोड़ी वृद्धि हो गई, तो इसका नाम अब वृद्धि संधि हो जाता है। यह एक प्रकार की बढ़ोतरी हुई। तो अ के बाद अगर ए आवे तो ए होगा, ओ आवे तो अ होगा। इस कंडीशन के लिए एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क में अ छुपा हुआ ए, तो ये ए होता है जो 1 के रूप में होता है। सेकंड है हमारा महोषधि, महा प्लस औषधि, तो यहाँ आ है और यहाँ औ है, आ प्लस औ इज इक्वल टू ओ, तो ये महोषधि यहाँ स्वरूप में होता है। तो ये वृद्धि संधि आप दीर्घ संधि में देखें कि अ के बाद अ आ हर्षई दीर्घ आ रहा था, उससे थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया, तो ए और ओ के रूप में आ रहा है। अब हम देखते हैं गुण संधि को। गुण संधि में भी अ आ के बाद अगर इसी को और थोड़ा सा इसकी गुणवत्ता की हम बात करते हैं, हर्षई दीर्घई या ए की, तो अ के बाद अगर ए हर्षई या दीर्घई आता है तो ए होता है, हर्षो या दीर्घो आता है तो ओ होता है, और री आता है तो अर् होता है। ये 3 बातें हमें याद रखना होगा। इसका एग्जांपल है यहाँ देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, तो अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, यही ए यहाँ पे ए के नाम से इंडिकेट हो रहा है, जो देवेंद्र हो रहा है। दूसरा है चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, तो अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, यही ओ आपको यहाँ पे इस रूप में दिख रहा है, जो चंद्रोदय है। देवर्षि थर्ड है, जो देव प्लस ऋषि, अ प्लस री इज इक्वल टू अर, तो ये अर आपको यहाँ पे इसको जब संबोधित करते हैं देवर्षि को, यहाँ पे अर का उच्चारण होता है। तो इस तरह से ये विशेषता हो गई, तो ये गुण संधि के नाम से जानी जाती है। तो एट फर्स्ट हम याद रखेंगे दीर्घ संधि, उसके बाद हम याद रखेंगे उसकी थोड़ी सी वृद्धि हो गई तो वृद्धि संधि, और उसकी अब गुणवत्ताओं में थोड़ा सा चेंज आ गया है, हर्षई दीर्घई की जगह पे ए, हर्षो दीर्घो में ओ और री में अर, तो ये इसकी गुणवत्ता है। अब 3 संधि आपको याद हो रहा है। फोर्थ में देखते हैं, ये फोर्थ जो है ये थर्ड का बिल्कुल विपरीत है, इसका बिल्कुल यह विपरीत। यहाँ क्या है कि अ आ के बाद हर्षई या दीर्घई आवे, यहाँ है अ आ के बाद हर्षो या दीर्घो आवे, जबकि इसमें है हर्षई या दीर्घई के बाद अ आवे, हर्षो या दीर्घो के बाद अ आवे, री के बाद अ। तो जस्ट गुण का एक यन जो है वो बिल्कुल अपोजिट, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। बट यहाँ हर्षई का मीनिंग या दीर्घई का मीनिंग य हलंत, हर्षो और दीर्घो का व हलंत और री का अर्थ होता है।
अब यहाँ अत्यावश्यक की बात करते हैं, तो अति जोड़ आवश्यक, अर्थात हर्षई जोड़ आ बराबर य हलंत। तो ये आधा जो य है आपका, ये अत्यावश्यक में आके जुड़ जा रहा है। सु जोड़ आगत, अर्थात हर्षऊ जोड़ आ बराबर व, तो स्वागत में व का उच्चारण। फिर है मात्राज्ञा, अर्थात मातृ जोड़ आज्ञा, तो त्रि का री प्लस आज्ञा का आ इज इक्वल टू अर, तो ये मात्राज्ञा होता है। तो ये तीनों जो है एग्जाम्पल वो आपका यन संधि के रूप में है, ये तीनों एग्जाम्पल है ये गुण संधि के रूप में है, ये जो है वृद्धि संधि के रूप में है, और ये जो है दीर्घ संधि के रूप में है। अब हम लास्ट आते हैं जो है हमारा अयादी संधि, जो हमारा पांचवा संधि है। इसमें सभी बातें मिक्सअप रूप से आप देख सकते हैं, ए ओ है। अब इसके बाद अ आ आता है, ये भी कहीं ना कहीं ए और ओ, ये वृद्धि संधि का एक एग्जाम्पल अपोजिट हो सकता है। ये वृद्धि संधि का अपोजिट आपको दिख रहा होगा अयादी संधि, और गुण संधि का अपोजिट दिख रहा है यन संधि। यहाँ अ के बाद ए ओ आता था, यहाँ ए के बाद अ आ रहा है। तो जब ए और ए के बाद अ आया आ आता है, तो इस संदर्भ में ए के लिए ऐ के लिए आय, ओ के लिए औ, और औ के लिए आव होता है। एग्जाम्पल के लिए नयन है, तो नय प्लस अन, तो यहाँ पे ए प्लस और ए है, जो नय के रूप में यहाँ नयन के रूप में इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हमारा नायक, तो नय प्लस अक, अर्थात ए प्लस अ ये आय, तो नाय आय, अर्थात नायक में जो आय वर्ड का यूज हो रहा है। पवन, ओ प्लस अन, तो ओ प्लस अ इक्वल टू औ, जो अन पवन के रूप में दिखाई दे रहा है। पावक है, पौ प्लस अक, तो औ प्लस अ इज इक्वल टू आव, तो ये आवक अर्थात पावक। तो ये अयादी संधि इस रूप में होता है, यन संधि इस रूप में है, और गुण दीर्घ वृद्धि और गुण जो है अ के बाद ये सारी चीजें, जबकि यन इनके बाद अ है। इस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में आप अगर याद रखते हैं तो आपको संधि विच्छेद करने में, संधि विच्छेद के साथ उसके कौन से स्वर संधि के रूप में है, इसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। विशेष रूप से आप इसे अगर याद रखना चाहते हैं तो इसे 3 रूप में यहाँ याद रखिए, 2 इसका अपोजिट याद कर लीजिए। इस तरह से आप संधि को याद रख सकते हैं, और संधि करना भी आप समझ गए किस रूप में संधि होती है, क्या जुड़कर क्या बनता है, जो एक नया वर्ड को प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे इस हिंदी में छूटा हुआ था वो था लिंग। लिंग का निर्धारण, अर्थात लिंग जो होते हैं स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो सबसे पहले पुल्लिंग की बात करते हैं। तो पुल्लिंग में वैसे शब्द होते हैं जो संस्कृत में अप्रत्यय वाले होते हैं, जैसे संस्कृत का शब्द हो और उसका प्रत्यय अ हो, अ लास्ट में आ नहीं बल्कि अ हो, और हिंदी का शब्द हो और लास्ट में आ प्रत्यय हो, साथ ही जैसे तो भी प्रत्यय, जैसे जरत तो आव प्रत्यय, जैसे चढ़ाव पन पढ़ते हैं, जैसे बचपन, लड़कपन, त्र पढ़ते हैं, जैसे चित्र, पत्र इत्यादि। तो इस टाइप का जो हिंदी का प्रत्यय है, तो, आव, पन, त्र इत्यादि, ये सारे प्रत्यय वाले हिंदी। एवं संस्कृत में वैसे शब्द जिसके अ है, जिसके अंत में अ है, अर्थात जिसका प्रत्यय अ है, तो ये मुख्य रूप से संस्कृत पुल्लिंग होते हैं। अब अगर हमें पुल्लिंग याद होता है तो ऑटोमेटिक हमारा स्त्रीलिंग याद हो जाए, क्योंकि अगर संस्कृत में अ दिया है पुल्लिंग में, तो स्त्रीलिंग में देखिए संस्कृत में अ छोड़ के आ, हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घो दिया है, तो क्यों ना हम सिर्फ पुल्लिंग याद कर लें कि संस्कृत के अ प्रत्यय वाला शब्द पुल्लिंग होता है, बाकी जो शब्द भी बचा वो स्त्रीलिंग होता है संस्कृत। हिंदी का ये प्रत्यय वाला शब्द पुल्लिंग होता है, बाकी जो भी बच गया वो सारे कहीं ना कहीं से स्त्रीलिंग होता है, जैसे आई, जैसे लड़ाई, चढ़ाई, आवट, गिरावट, आस, मिठास, खटास, आहट, जैसे कि आहट मतलब जैसे कि घबराहट इत्यादि। तो ये जो ती, री, ली, ये सारे प्रत्यय वाले हिंदी के शब्द हैं, ये भी स्त्रीलिंग। तो बेसिकली यही याद करने में सबसे ज्यादा लाभ होगा कि संस्कृत के अकरांता शब्द मतलब अप्रत्यय वाला शब्द, और हिंदी के आकरांता शब्द एवं तो आत्र वाला प्रत्यय। बाकी संस्कृत का जो बच रहा है अ के अलावा वो सारा संस्कृत का वर्ड, और हिंदी का इसके अलावा जो प्रत्यय बच रहा है वो हिंदी का वर्ड। ये सारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का थ्योरी हो गया। अब हम आते हैं कि
पुलिंग में एक चीज हमको याद रखना है कि सभी द्रव्यवाचक पदार्थ, जितने भी द्रव्यवाचक पदार्थ हैं, सिर्फ और सिर्फ चांदी को छोड़कर जितने भी द्रव्यवाचक पदार्थ हैं वह पुलिंग होता है। जबकि स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो जितने भी संसाधन हैं, साइकिल, घोड़ा, बस, ट्रक इत्यादि, हवाई जहाज को छोड़कर, या यूं कहिए कि उड़ने वाले संसाधन को छोड़कर, तो उड़ने वाले संसाधनों को छोड़कर जितने भी संसाधन होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। और द्रव्यवाचक में सारे द्रव्यवाचक जो होते हैं वो पुलिंग होते हैं, सिर्फ चांदी को छोड़कर। ये दोनों बिंदु आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से याद रखना है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है, कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुलिंग है। तो ये लिंग के निर्धारण और संधि के निर्माण या संधि को समझने के लिए जो हमारा सीटेट या टेट के लिए जो हिंदी और उसके पेडागोगी से संबंधित और व्याकरण से संबंधित कुछ बातें रह गई थी, इसे हमने स्पष्ट कर दिया है। अब विशेष रूप से हम इसके अलावा हम क्या करते हैं, अब इंग्लिश और इंग्लिश के पेडागोगी एवं जीके जीएस, जो आपका मैथ और साइंस भी, जो आपका 1 to 5 और 6 to 8 के लिए है। हमने कहा था कि कंबाइंड में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो कंबाइंड में होता है, जो 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए होता है, तो उसी के अंतर्गत ये हमारा एक क्लास है। इसके बाद हम 6 to 8 के लिए स्पेशल मैथ एंड साइंस एंड 6 to 8 के लिए स्पेशल जीके एंड 1 to 5 के लिए भी स्पेशल जीके को हम अलग रूप से करेंगे। और ये हमारा कंबाइंड पार्ट था, जो कॉमन पार्ट के रूप में था हमारा सीटेट के लिए, इसे हमने दिया है। अब हम नेक्स्ट इंग्लिश और उसके पेडागोगी के साथ पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप सीटेट की तो एग्ज़ाम डेट बढ़ गई है, तो आप विशेष रूप से शांत रूप से आप पढ़िए और इसको अपने में उतारने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका सीटेट कंप्लीट हो जाए। और नेट की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, उसके लिए जो हम पेपर 1 और पेपर 2 का जो क्वेश्चन से रिलेटेड, अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर जो हमने तैयार करने की बात की थी, वो हम अब कर रहे हैं और करेंगे, और बहुत जल्दी 4-5 दिन में टोटल करके क्लियर कर देंगे, ताकि 1 महीने आप फाइनली पढ़िए और अगस्त में आप एग्ज़ाम दीजिए। तो इस तरह से हम कर रहे हैं। और ये सारे पॉइंट जो भी आपको अटपटा लग रहा है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ अच्छा लग रहा है, इसके लिए आप कमेंट किया कीजिए, और हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए कि कौन से वीडियो को किस कैटेगरी में रखा गया है। वहाँ से आप देखकर अधिकांश अपने प्लेलिस्ट को, अपने ज़रूरत के हिसाब से प्लेलिस्ट को वॉच करके उसे आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर